अंदर जब हम स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल बेसिक से हम वेरिएबल्स से स्टार्ट करेंगे और फिर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। जहाँ आप लोगों को प्रॉब्लम लगे आप वहाँ पर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। डायरेक्ट भी पूछ सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है, पर वन बाय वन पूछना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार आप लोग जो है ना अच्छे से इन सारी चीज़ों को आज की क्लास के अंदर कवर कर लो। जब आज की क्लास के अंदर ये सारी चीज़ें आप लोगों की कवर हो जाएंगी तो फिर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि यार रिएक्ट को हम प्रोजेक्ट सेटअप करके देखें और फिर उसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग करके देखें। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने सारा ये काम ऑलरेडी कर रखा है। मेन चीज़ क्या होगी यार, इसको थोड़ा सा दोहराना ताकि ये हमारा अच्छा रिपीट हो जाए। ठीक है भाई, सबको एजेंडा पता चल गया कि यार हम क्यों यूज़ कर रहे हैं और क्या फ़ायदा होने वाला है इससे हमें। हमें फ़ायदा ये होगा कि यार जब हम रिएक्ट के ऊपर जाएंगे, जब हमने रिएक्ट को आगे तक पढ़ लिया है तो उसके अंदर हमें सारी यही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि हम रिएक्ट के अंदर इन सारे कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करते हुए काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मैं ओवरऑल अगर जब हम काम कर रहे होंगे तो आपको मैं रिएक्ट का भी थोड़ा सा हवाला दे दूंगा कि यार रिएक्ट के अंदर कौन सी चीज़ किस तरीके से ये वर्क कर रही होगी। अदरवाइज़ आपको ना ज़्यादातर अ, सारी चीज़ें कब क्लियर होना शुरू होंगी, जब आप रिएक्ट की इम्प्लीमेंटेशंस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास टॉपिक नंबर वन क्या है यार, हमारे पास है वेरिएबल। और बिल्कुल बेसिक की बात है यार, तो बिल्कुल कोशिश करेंगे कि हम जल्द से जल्द इस वेरिएबल वाले कॉन्सेप्ट को कवर कर लें, कम से कम 2 से 3 मिनट के अंदर। ठीक है, वेरिएबल हमारे पास क्या होते हैं यार, वेरिएबल्स हमने देखा था हमारे पास एक कंटेनर का काम करते हैं। वेरिएबल्स हमारे पास कंटेनर्स की तरह होते हैं जो क्या करते हैं यार, डेटा या फिर डेटा टाइप्स, जो हमारे जो डेटा होता है उसकी वैल्यू को स्टोर करता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, हमारे पास वेरिएबल्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्या होते हैं यार, एक कंटेनर की मानंद होते हैं जो क्या काम करते हैं, डेटा की वैल्यू को स्टोर करता है। मतलब डेटा की वैल्यू का क्या मतलब हुआ, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल डेटा टाइप्स होती हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो वेरिएबल का मकसद समझ आ गया कि यार एक कंटेनर होगा जो क्या करता है, अपने पास होल्ड करता है कोई वैल्यू। ठीक है, अब वेरिएबल बनाने के हमारे पास 3 तरीके थे, लेट, कॉन्स्ट और फिर वैर। ठीक है, वैर अब यूज़ होता नहीं है, सबसे ज़्यादा कौन कौन से यूज़ हो रहे होते हैं यार, लेट और कॉन्स यूज़ होते हैं। तो हम भी बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो हम वेरिएबल कैसे बनाते थे यार, लेट और यूज़र नेम, और यूज़र नेम आ गया भाई साहब असद। ठीक है, और जब अगर मैं इसको देखना चाहता तो मैं यूज़र नेम को कंसोल करके देख सकता था। कोई सवाल पूछ रहा है? नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या बन जाता था यार, वेरिएबल नेम बन जाता था और हम जो है ना वेरिएबल बना के इसका यूज़ केस कर लेते थे। ठीक है, लेट वाली चीज़ हमारे पास और कॉन्स वाली चीज़ ES6 के अंदर आई थी। और ये दोनों क्या होते हैं भाई, ब्लॉक स्कोप होते हैं। लेट की वैल्यू क्या रीडिक्लेयर हो सकती है? नहीं हो सकती, वो एक ही टाइम डिक्लेयर होती है और री इनिशलाइज वो बार बार की जा सकती है। ठीक है, तो ये छोटे से डिफरेंस था लेट के अंदर। और कॉन्स जो है हमेशा फिक्स्ड होती है वैल्यू, हमेशा फिक्स्ड रहने वाली वैल्यू क्या कहलाती है हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, कॉन्स। जावास्क्रिप्ट के अंदर मेनली वो किस लिए यूज़ होती है भाई, हमेशा फिक्स्ड होगी तो हम कॉन्स यूज़ कर सकते हैं। एज ले सकते हैं यार, हमेशा हमें पता है कि यार यूज़र की जो एज है वो 12 रहने वाली है। या फिर अगर हम बात करें कि यार यूज़र एक पैदा होता है, एक इंसान पैदा होता है हमेशा कितनी एज से, 0 से। तो फिर इस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें पता है कि यार एज जो है वो हमेशा 0 फिक्स रहेगी जब भी कोई इंसान, कोई भी बच्चा पैदा होता है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या यूज़ कर लेते हैं यार, कॉन्स का यूज़ कर लेते हैं और फिर हम अपनी मर्ज़ी से वेरिएबल्स बना लेते हैं और जो हमें वेरिएबल वैल्यू को स्टोर करके दे देता है। रही बात डेटा टाइप की, तो डेटा टाइप हमारे पास मल्टीपल्स होती हैं। तो डेटा टाइप अगर बात की जाए तो हमारे पास 2 तरह की होती हैं। नंबर 1 होती है प्रिमिटिव और नंबर 2 होती है हमारे पास रेफरेंस डेटा टाइप। ठीक है भाई, तो प्रिमिटिव कौन सी होती हैं, मैं सिर्फ नाम लिख दूंगा। प्रिमिटिव्स बाय वैल्यू होती हैं। ठीक है, प्रिमिटिव्स, और हो सकता है स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो जाए तो ख्याल करना, उसका माफ़ करना भाई। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास क्या आ गई, एक प्रिमिटिव आ गई और दूसरी हमारे पास आ जाएगी रेफरेंस डेटा टाइप। ठीक है, प्रिमिटिव के अंदर हमारे पास स्ट्रिंग होता है, इसके अलावा हमारे पास नंबर होता है, इसके अलावा हमारे पास अनडिफाइन होता है। ठीक है, नल है, बुलियन है, और फिर हमारे पास एक और होता है बिगिन ना। तो इस तरह की हमारे पास कुछ डेटा टाइप्स होती हैं जो क्या कहलाती है भाई, प्रिमिटिव्स। सिंबल भी होता है, सिंबल भी लिख देते हैं। ठीक है, पता है किस वजह से यूज़ होता है ये सिंबल, किसी को आइडिया है?
नहीं सर, वो पहले पढ़ा था। ठीक है, कोई मसला भी नहीं है अगर हमें ना पता हो, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास डेटा टाइप्स होती हैं: स्ट्रिंग, नंबर, अनडिफाइंड, नल, बुलियन, बिग और सिंबल। ठीक है, तो ये क्या होती है भाई, हमेशा बाय वैल्यू होती हैं, मतलब ये सिंगल वैल्यूज होंगी। ठीक है, और अभी मैं इसकी इतनी डिटेल में नहीं जा रहा यार, बाय वैल्यू क्या होता है और फिर बाय रेफरेंस क्या होता है। और रेफरेंस जो होती हैं वो क्या होती हैं भाई, बाय रेफरेंस होती हैं। मतलब ये है कि यार आ, ये कोई अपने साथ रेफरेंस कंटेन करती है और ये डायरेक्ट अपने साथ वैल्यू को लेके चलती है। अगर तुम्हें इसको और डिटेल में कवर करना है तो यार मैंने जो है ना यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट के अंदर इसको अच्छे से कवर रख करके रखा हुआ था। आ, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट में आ जाओगे तुम सिंपल, और यहाँ पर तुम वीडियो देख लोगे जहाँ पर हमने इसको पढ़ा था, प्रिमिटिव्स वर्सेस रेफरेंस डेटा टाइप्स। ठीक है, तो इसके अंदर हमने काफ़ी डिटेल के अंदर अच्छी एग्जांपल्स के साथ भी कवर करके रखा हुआ है, अगर तुम चाहो तो यहाँ से जाके देख सकते हो। ठीक हो गया। तो रेफरेंस क्या होंगी भाई, बाय रेफरेंस होती हैं। प्रिमिटिव्स क्या होती हैं भाई, बाय वैल्यू होती हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास डेटा टाइप्स होती हैं जिनका हम यूज़ करते हैं और फिर अपने हिसाब से डेटा को बना लेते हैं। सही है। अच्छा, रही बात रेफरेंस डेटा टाइप की पहचान क्या होगी यार, इसके साथ जो है ना ब्रैकेट्स होते हैं। और ब्रैकेट हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर तुमने देखा हुआ है कि राउंड ब्रैकेट होता है, स्क्वायर ब्रैकेट होता है और फिर कर्ली ब्रैकेट होता है। तो ये किसकी पहचान है भाई, रेफरेंस डेटा टाइप की पहचान है, जिसके साथ क्या आएगा भाई, ब्रैकेट आएगा। अभी के केस में हमारे पास 3 ब्रैकेट हैं जिसका हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है भाई। तो डेटा टाइप्स तो में कवर हो गया होगा कि यार हमारे पास कुछ इस तरह की डेटा टाइप्स होती हैं और फिर हम कुछ ना कुछ वेरिएबल्स बनाते हैं। अगर बात की जाए यार, एक मैं बना रहा हूँ यूज़र, और फिर मैं यहाँ पर बना रहा हूँ एक ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर मैं बोलता हूँ कि यार यूज़र का एक नाम होगा, और नाम क्या हो सकता है भाई, हसन हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर कौन सी एक डेटा टाइप ले ली भाई साहब, एक रेफरेंस डेटा टाइप ले ली जो काम कर रहा हूँ। सही है। मुझे ज़रा 1 मिनट दीजिएगा, हम स्टार्ट करते हैं फट से। अब वापस कैरी ऑन करते हैं। अच्छा, अभी तक किसी का कोई सवाल है? हमने कुछ डेटा टाइप देखी, जैसे कि स्ट्रिंग, नंबर, अनडिफाइन, इसके बारे में समझा। रही बात रेफरेंस डेटा टाइप की, तो रेफरेंस डेटा टाइप के अंदर हमारे पास हमने एक ऑब्जेक्ट देख लिया, और अगर इसी ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ और यूज़र के स्किल्स वगैरह होते तो हम क्या बनाते यार, एक एरे बना लेते जिसके अंदर हमारे पास यूज़र की मल्टीपल वैल्यूज़ आ सकती थी। आई नो कि यार हम थोड़ा सा स्पीड में जाएंगे, और आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आती हैं, जब भी मैं थोड़ी सी स्पीड यहाँ पर रखूँगा ताकि हम मेन टॉपिक्स की तरफ जा सकें। HTML CSS लिखूंगा, ये मेरे पास क्या बन गया भाई, एक स्किल्स का एरे बन जाएगा, और जब स्किल्स का मेरे पास एरे बनेगा तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ इस बार। ठीक है भाई, तो ये सारी चीज़ें होंगी भाई। और ये डेटा टाइप्स होती हैं आपकी, आपके पास ऑब्जेक्ट हो गया, आपके पास एरे हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, अभी तक अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। किसी का कोई सवाल नहीं है? कुछ नहीं लिखा हमने, डेटा टाइप एरे लिए। और अयान माइक म्यूट करो। सही है। हमारे पास एक स्किल्स का हमने एरे लिया अपने एक ऑब्जेक्ट के अंदर, स्किल की एक प्रॉपर्टी बनाई, उसके हमने अंदर क्या किया, डेटा टाइप ले ली एक एरे की, जिसके अंदर हमने स्ट्रिंग वैल्यूज़ को पॉइंट कर दिया। सिंपल, और कुछ नहीं किया। पर हमने देखा क्या, रेफरेंस डेटा टाइप जो है वो बाय रेफरेंस होती है। हाँ। पहले आप उसको बता दें उसका नाम। हाँ ठीक है। रेफरेंस जो है हमारे पास क्या भाई, बाय रेफरेंस होती है डेटा टाइप। और फिर हमने उसकी निशानदेही देखी कि यार वो ब्रैकेट के साथ आती है, राउंड ब्रैकेट हो सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट हो सकते हैं, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स हो सकते हैं। हाँ भाई, अयान क्या कह रहे हो? सर वो आप बता दें क्लासेस आप कब कब लेंगे, मतलब टाइम और डेज कौन कौन से होंगे? इसको क्लास के एंड में डिस्कस करेंगे, अभी इस वाली सारी चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, ये तो हम क्या नाम है, क्लास के बाहर या फिर ऐसे डिस्कशन के अंदर कर सकते हैं इसको। ठीक है, टॉपिक नंबर 3 क्या है, हमारे पास फंक्शंस हैं। फंक्शन हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्या होते हैं यार, रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं, जो हम क्या कर सकते हैं यार, फंक्शन को कॉल करके काम कर सकते हैं। तो मैं इसकी हाथों हाथ एक एग्जांपल दिखाऊंगा यार। मैं बोलता हूँ क्या, मेरे पास एक फंक्शन होगा जो क्या करता है, सम करता है दो वैल्यूज़ को। मैंने कहा num1 होगा और मेरे पास क्या होगा, num2 होगा। जो क्या करेगा, जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करोगे
तो दो वैल्यूज़ को सम कर देगा। ठीक है, मैंने कहा नंबर 1 वैल्यू क्या है 12, नंबर 2 वैल्यू क्या है 45। ठीक है, अब मेरे पास num1 के अंदर क्या पड़ा हुआ भाई 12, num2 के अंदर मेरे पास क्या पड़ा हुआ भाई 45। तो मैं बोलूँगा भाई साहब मेरा फंक्शन कुछ रिटर्न करता है, वो क्या करता है n1 को प्लस करके n2 के अंदर रिटर्न कर देता है। ठीक है, अब ये फंक्शन मल्टीपल टाइम्स भी कॉल किया जा सकता था। मैंने कहा मैं रिटर्न इसका चेक करना चाहता हूँ कि यार कंसोल के अंदर मुझे रिटर्न क्या मिला। जब 12 और 45 आपस में प्लस होंगे तो क्या बन जाएगा भाई 57। ठीक है, 57 है। तो ये वाला फंक्शन इस बार मैं मल्टीपल टाइम कॉल कर सकता हूँ और इन दोनों के अंदर वैल्यूज़ डिफरेंट भी आ सकती हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कोई भी रैंडम वैल्यू दे रहा हूँ और फिर यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर ना नोट का यूज़ कर रहा हूँ और यहीं पर नोट के अंदर ना आपको अपनी फाइल रन करके दिखा रहा हूँ और फिर आपको आउटपुट मिल जाएगा। नंबर जब वन लाइन चली जिसमें कंसोल लगा हुआ था हमारे पास लाइन नंबर 55 पर, तो 12 जमा 45 किया गया और वो क्या हो गया यार 57। अदरवाइज जब दूसरी लाइन के अंदर फंक्शन चला तो उसने भी कुछ रिटर्न किया था और फिर वहाँ पर मुझे क्या मिला भाई 167 मिल गया। क्लियर है? तो मतलब इस बात से हमें ये समझ आया हमारे पास फंक्शंस जो हैं वो रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं। जब हमारी मर्ज़ी होगी हम उसको अपनी मर्ज़ी से चला सकते हैं। ठीक है, मतलब हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी एक ऐसा काम बना सकते हैं, हम ऐसा कुछ भी मेथड लिख सकते हैं जो हमारा काम आसान कर दे और हम उसको रीयूज़ कर सकें। अच्छा, मेथड्स जो हैं, जो फंक्शंस हैं, वो आपके पास रिएक्ट जब आप पढ़ रहे होंगे तो बेशुमार आपको फंक्शंस नज़र आएँगे और वो इसी बेस पर चलता है किस पे भाई फंक्शन होगा आपके पास और फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता हुआ होगा। अच्छा यार, जिसका भी माइक ऑन है ज़रा उसको म्यूट कर ले ताकि मुझे जो डिस्टरबेंस हो रही है वो ना हो। सही है। अच्छा, टॉपिक नंबर 4 क्या है भाई हमारे पास है एरो फंक्शंस। मतलब फंक्शंस और एरो फंक्शंस के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। बस मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास ये एरो फंक्शंस वाली चीज़ आती है और बस क्या यार मॉडर्न से मुराद ये कि यार एक आसान चीज़ और वो काम हमारा आसान कर देती है। ठीक है, मतलब ये हमारे पास एक फंक्शन था, आप सभी को पता है इसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी। जब एरो फंक्शन आया तो उसने क्या प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके हमें दिया। ठीक है, अगर सेम सम वाले फंक्शन को मुझे एक एरो फंक्शन बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ता था यार, कौन सम इक्वल और फिर राउंड ब्रैकेट और फिर एरो फंक्शन है तो फिर मुझे एरो इसका चाहिए चाहिए और फिर मेरे पास कर्ली ब्रैकेट होंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बना लिया भाई, अपना एक एरो फंक्शन बना लिया जो क्या है भाई मॉडर्न सिंटैक्स है ES6 का। ठीक है भाई, तो इसके अंदर मैं क्या चाहता हूँ कि यार मेरे पास रिटर्न होगा n1, रिटर्न करूँगा n1 और उसके अंदर क्या कर दूंगा भाई प्लस कर दूंगा n2। मैंने रिसीव किया भाई n1 यहाँ से और n2 भी यहाँ से। अब जब फंक्शन कॉल किया जाएगा तो मैं बोलूँगा भाई साहब दो आर्गुमेंट जाएंगे n1 और n2। मैंने कहा 22 जमा 22 करवाऊंगा। ठीक है, जब भी मैं इसको रिटर्न लूँगा तो मुझे कंसोल के अंदर देख सकता हूँ कि यार मेरे पास रिटर्न क्या आया और फिर मैं अपने फंक्शन को कॉल करा दूंगा। सिंपल, मैं क्या करता हूँ यार फिर से अपनी अपनी ऐप जेएस को चलाता हूँ नोड की हेल्प से, तो फिर मुझे आउटपुट मिल गया क्या भाई 44। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारे पास क्या होगा भाई एरो फंक्शन होगा। एरो फंक्शन क्या है, बस सिंटैक्स का थोड़ा सा फ़र्क है और इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसका वो फ़र्क है। मेनली हमने क्या देखना है कि यार ये किस तरीके से वर्क कर रहा है और हम इसको अपने लिए किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं भाई एरो फंक्शंस होते हैं। और सर मुझे ये तो सर ये जिसका बताइएगा एरो फंक्शन में तो मैं याद नहीं आता। देखो दिस जो है ना, मेन हमारे पास जो फंक्शन था, ठीक है, फंक्शन के अंदर अगर आप दिस लगा देते ना तो तुम यहाँ पर देख सकते हो console लॉग में करता हूँ दिस को, तो ये किसको पॉइंट करेगा गौर से देखना। ठीक है, मैंने बोला भाई नोट ऐप डॉट विंडो को। जेएस। सही है भाई। अच्छा, यहाँ पर मुझे दिख नहीं रहा, मैंने फंक्शन कॉल किया हुआ है, सम फंक्शन को कॉल नहीं किया हुआ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर देता हूँ। बिल्कुल ही ऐसे ही होता है। ठीक है, मैंने बोला कि यार फंक्शन चलाओ तो इसने देखो अपने पापा को टारगेट किया होगा। इसका पापा कौन होगा यार, ग्लोबल ऑब्जेक्ट होगा। ग्लोबल ऑब्जेक्ट किसका हो सकता है यार, विंडो का हो सकता है। सही है, और हमारे पास एरो फंक्शन के अंदर किसको टारगेट करता था। अच्छा देखो, एक सीन और भी था, एक सीन और भी था कि यार हमारे पास अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ होता, अगर हम उसके अंदर इसको टारगेट करते हुए बोलते कि यार किसको टारगेट करना है, तो ये अपने जिसका पेरेंट ऑब्जेक्ट होता है उसको टारगेट करता। अभी यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो जब भी क्या कर रहा है, विंडो ऑब्जेक्ट को टारगेट कर रहा है। रही बात हम अगर एरो फंक्शन के अंदर इसको देखें कि यार एरो फंक्शन के अंदर ये क्या काम कर रहा होता है और किसको पॉइंट कर रहा होता है, तो हम इसमें भी देख सकते हैं। मैं इसी को कॉपी करता हूँ और फिर यहाँ पर फंक्शन को लाके कॉल करता हूँ और फिर यहाँ पर देख भी सकता हूँ कि यार क्या हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपनी फ़ाइल को चलाता हूँ, नोड ऐप जेएस।
और जैसे ही चलाऊँगा तो मुझे एक एरर मिल गया, कह रहा है यार आइडेंटिफायर सम हैज़ बीन ऑलरेडी डिक्लेयर। अच्छा, ऊपर भी एक फंक्शन बना हुआ होगा सम का, जब भी मुझे ये पंगे कर रहा है। ठीक है, तो यह वाला फंक्शन मुझे कमेंट करना पड़ेगा, अब फिर से मुझे चलाना पड़ेगा, तब जाके ये मेरा चल जाएगा। नहीं भाई, नोड ऐप डॉट जेएस सम बिफोर इनिशियलाइजेशन। अच्छा, वो वाली लाइन भी मुझे कमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, सी एल एस और नोड ऐप जेएस। ठीक है भाई, तो ये सिंपल जो है ना एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है जो क्या है भाई, खाली है। ठीक है, तो ये मेन चीज़ है। आप क्या करना है यार, सिंपल आप जो है इस कोड को अपनी एचटीएमएल की फाइल के साथ कनेक्ट करके चलाना, तो आपको ना काफ़ी सारी चीज़ें सिंपल क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अदरवाइज़ अगर ये फिर भी क्लियर नहीं हो रहा, तो यहाँ पर दिस वाली चीज़ें सारी पढ़ी हुई हैं हमने इसके अंदर, बारहा हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, तो सिंपल क्या करना है यार, गो थ्रू करना है। देखो, सारी चीज़ें पढ़ा के रखी हुई हैं यहाँ पर, और कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है जो आपको ना समझ आए। इस प्लेलिस्ट पर जाना है और अपनी मर्ज़ी की जो चीज़ें आपने उसके अंदर से जाके एक्सप्लोर करनी है और वो अच्छे से कवर करनी है। देखो, इस वाली वीडियो के अंदर पढ़ा हुआ है जावास्क्रिप्ट होस्टिंग टेम्पोरल डेड जोन दिस कीवर्ड एक्सप्लेन, सब कुछ किया हुआ है कि यार कौन सी चीज़ किस तरीके से वर्क कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एरो फंक्शंस हो गए हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास यहाँ भाई एरे के मेथड्स। पॉइंट टॉपिक नंबर 5 क्या होगा यार, हमारे पास एरे के मेथड। जब हम कॉल पर थे, जब हम डिस्कशंस वगैरह कर रहे थे, तब मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी कि यार रिएक्ट के अंदर ना सबसे ज़्यादा चीज़ें क्या यूज़ होने वाली होती हैं, फंक्शंस यूज़ होते हैं, मैप फ़िल्टर यूज़ होता है, फाइंड यूज़ हो जाता है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एरेज़ होते हैं। रही बात हमारे रिएक्ट पर जब जाएंगे तो हम उसके अंदर भी इन सारी चीज़ों को अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे कि यार ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। अदरवाइज़ जावास्क्रिप्ट के ऊपर रहते हुए आपकी अगर ये वाली फाउंडेशन अच्छी नहीं है, तो मैं समझता हूँ रिएक्ट के अंदर थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ सकती है आपको। अदरवाइज़ अगर आपकी फाउंडेशन अच्छी है, आपको काम करना आ रहा है, आपको पता है यार मैप कब भी आपने यूज़ करना है, फ़िल्टर आपने कब यूज़ करना है, फाइंड किस काम आ सकता है, तो फिर आप जो है ना रिएक्ट के अंदर काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हो। रही बात एरे मेथड्स, ज़ाहिर-सी बात है यार एरे मेथड्स हैं तो मुझे सबसे पहले एक एरे बनाना पड़ेगा। एरे किसका हो सकता है भाई? एक नंबर का हो सकता है, और मैं क्या कर सकता हूँ यार, फ़िल्टर कर सकता हूँ। किसको भाई? सबसे पहले तो मुझे एक एरे बनाना पड़ेगा, ज़ाहिर-सी बात है, जिसके अंदर मैं मल्टीपल्स नंबर का एक एरे ले रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ इसके अंदर मेरे पास क्या होंगे? नंबर्स होंगे। ठीक है? तो अगर देखा जाए मैप हम लोग ज़्यादातर क्यों यूज़ करते थे कि यार हम जो है ना अपने एरे को मॉडिफाई कर सकें, हम अपने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जितने भी हैं एरे के अंदर उनको मॉडिफाई करके रिटर्न कर सकें और फिर यूआई को रेंडर करा सकें। ठीक है? जावास्क्रिप्ट में आपने 12 दफ़ा देखा कि यार हमने इसको यूज़ किया है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि यार मेरे पास एक रिटर्न वैल्यू आएगी, किसकी भाई? मुझे मैप करके देगा एक रिटर्न वैल्यू, या फिर मैं इसको बाद में भी स्टोर कर सकता हूँ। मैं डायरेक्ट क्या बोल सकता हूँ यार, एरे नम के पास जाओ, मैप करो, मैप फिल्टर फाइंड, क्या करते हैं यार, लूप चलाते हैं। ठीक है, और एरे के क्या होते हैं भाई, ये हायर ऑर्डर मेथड होते हैं। एरे के हायर ऑर्डर मेथड का क्या मतलब है यार, ये एक कॉल बैक रिसीव कॉल बैक लेते हैं आपसे, मतलब कॉल बैक मीन्स एक फंक्शन लेते हैं जिसके अंदर आपको ना एरे का नंबर ऑफ एलिमेंट जितने भी पड़े हुए ना, बारी बारी जाएगा, लूप चलाएगा, और एरे इंडेक्स आई आपको पकड़ा देता है जैसे लूप के अंदर हमें मिलता है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ यार, मुझे एक आइटम मिलेगा, जब आइटम मुझे मिलता है तो मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, उसको कंसोल लॉग करके देख सकता हूँ। मैं बोलूँगा कंसोल लॉग कराओ और फिर उसके अंदर जो भी आइटम आपको मिला वो मुझे दिखा दो। ठीक है, लाइन नंबर 79 पर जैसे ही मैं चलाऊँगा तो फिर मुझे कुछ ना कुछ आइटम मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे ही इसने मेरे को लूप चलाया तो बारी बारी मेरे एरे के 0 इंडेक्स पर गया होगा, 1 पे गया होगा, 2 पे गया होगा, और फिर उसने मुझे वो कंसोल लॉग के अंदर दिखा दिया। ठीक है, तो यही चीज़ अगर मुझे रिटर्न करनी होती तो मैं यहाँ से रिटर्न भी कर सकता था। ठीक है, तो रिटर्न कैसे करते हैं यार, सिंपल है। ठीक है, अगर आप वन लाइनर लिख रहे हो तो आपने सिंपल यहीं से आइटम को वापस भेज देना है कि यार मेरे पास कोई आइटम आ रहा है, और आप क्या करो भाई, यहीं से रिटर्न करा दो किसको, मेरे आइटम को। आप जब रिटर्न करा रहे हो तो रिटर्न वाली चीज़ या तो आप कंसोल में देख सकते थे, या तो आप इसको एक वेरिएबल के अंदर ले लो और आप उसकी वैल्यू को वहाँ पर देख लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ मेरे पास एक रिटर्न वैल्यू आ रही है। अब रिटर्न वैल्यू मुझे नहीं पता क्या आ सकती है। हाँ, मुझे इस सेंस में पता है कि यार मैप जो है ना एक एरर रिटर्न करता है। मैप क्या करता है भाई, एक एरर रिटर्न करता है और फिर वो उसके हिसाब से मुझे आउटपुट दिखाएगा। मैंने क्या बोला भाई, मेरे पास एक रिटर्न वैल्यू है, और रिटर्न वैल्यू मैप जब भी रिटर्न कुछ करता है तो वो मुझे एक एरर रिटर्न करता है। अब रिटर्न क्या करेगा वो मैंने बता दिया यार, आइटम।
आइटम क्या है भाई, मेरे पास 3 एलिमेंट है और वो मुझे क्या कर देगा, इसके अंदर रिटर्न करके दिखा देगा। जैसे ही दिखाएगा तो मैं कंसोल के अंदर देख पाऊँगा। पर मुझे ये पता है कि यार मैप जो है ना वो रिटर्न क्या करता है, कि एरे रिटर्न करता है। ठीक है, मैं यहाँ पर नोड एपजेएस चलाता हूँ, तो फिर मुझे क्या मिला भाई साहब, एक एरे मिला जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने भी हैं उससे मेरा कंसर्न नहीं है। ठीक है, पर एट द एंड मुझे एक एरे मिला जिसके अंदर मेरे पास एरे के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो समझ आ गया होगा यार किस तरीके से मैप काम करता है, और मैप क्या है, एक हायर ऑर्डर मेथड है। इसी तरीके से फिल्टर और फाइंड भी आपका एक हायर ऑर्डर मेथड कहलाते हैं। ठीक है, तो वैल्यू जो आपने रिटर्न करनी है वो आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। आप कंडीशन बेस कर सकते हैं, हमने बारहा इसको इम्प्लीमेंट करके देखा हुआ है, और हमने प्रॉपर प्रोजेक्ट के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करके देखा है कि यार किस तरीके से हम अपनी HTML के अंदर अपडेट कराते हैं, किस तरीके से हम पास कर देते हैं आर्गुमेंट, और फिर उसके अंदर डेटा को पास कर देते हैं। ठीक है, किसी को अगर नहीं समझ आया तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। सर ये जो आपने एरो फंक्शन को जब आपने डिक्लेयर किया था ना, तो उसको आपने ऊपर वाली लाइन पे कॉल किया था, तो वहाँ पे एरर दे रहा था कि फंक्शन पहले नहीं बनाया और कॉल कर लिया। तो हाँ, ये वाला काम नॉर्मल फंक्शन से तो हो जाता है ना, मतलब बिल्कुल, नॉर्मल फंक्शन में राइट। एग्जैक्टली हो जाता है। उसके अंदर नॉर्मल फंक्शन के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है होस्टिंग का ना, तो हमने बिहाइंड द सीन्स वाले सिनेरियो के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ी थी कि यार जब भी आप नॉर्मल फंक्शन क्रिएट करते हैं ना, तो नॉर्मल फंक्शन जो है ना वो जाता है अपना ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता है। उसके अंदर भी ना एक नॉर्मल फंक्शन का भी एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है, तो वो फंक्शन को पूरा उठा के लेके जाता है। सही है, तो उसके अंदर ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर दो चीज़ें होती थी हमारे पास। वो भी हमने यहाँ पर ना डिटेल में पढ़ के रखा हुआ, और मैंने यहाँ पर अपलोड किया हुआ है। जो बंदा देखना चाहे यार यहाँ पर आए और फिर सिंपल जाके एक्सप्लोर कर ले। मैंने यहाँ पर बिहाइंड द सीन्स बहुत अच्छे से कवर कराए थे, आप सभी को याद होगा। और स्कोपिंग देखो ये रहा, हाउ जावास्क्रिप्ट रन्स, इवेंट लूप, टास्क क्यू, माइक्रो टास्क क्यू, ये सारी चीज़ें हमने बहुत डिटेल के अंदर कवर करके रखी हुई हैं। ठीक है, तो इधर जाके तुम लोग देख सकते हो किस तरीके से वर्क कर रही होती हैं। ठीक है, मेनली हमारा आज की क्लास फाउंडेशन बेस्ड नहीं है, हमारी क्लास आज की है कि यार हम किस तरीके से इसको यूज़ कर रहे होते हैं, हम इम्प्लीमेंटेशंस की तरफ जाएं, कि हमें पता चल सके यार हम जो मिस कर रहे हैं, हमें यूज़ करना नहीं आ रही इन सारी चीज़ें, तो वो कहाँ पर हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैप का मेन पर्पस क्या होता है यार, यूआई रेंडर करना होता है। मैप का पर्पस क्या है भाई, यूआई रेंडर करना। ठीक है, यूआई रेंडर करना। आपने देखा है कि यार मैंने बार बार जब हम अपने ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना रहे थे, तो उसके अंदर हमने यूज़ किया था बार बार, जब भी मुझे कोई कार्ड को अपडेट कराना था या यूआई के अंदर चेंजेस करनी थी, तो मैं मैप का यूज़ करता था, ना कि फॉर ईच का। ठीक है, रही बात हमारे पास फ़िल्टर की, तो फ़िल्टर भी अपने नाम से बता रहा है कि यार क्या करता होगा ये फ़िल्टर। मैं सिंपल यहाँ पर ही फ़िल्टर के लिए ले लेता हूँ। मैं बोलूँगा भाई एरे नम के पास जाओ और कुछ फ़िल्टर करके लाओ। और फ़िल्टर क्या भाई, एक हायर ऑर्डर मेथड है। हायर ऑर्डर मेथड ज़ाहिर सी बात है वो एक लूप चलाएगा, लूप जब चलाएगा तो आपको आइटम मिलेगा। आइटम जब मिलेगा तो यार फ़िल्टर में आप क्या करते हो यार, कंडीशन देते हो। फ़िल्टर में आप बोलोगे कि यार अगर मेरा आइटम मौजूद है, तो आप सिंपल क्या कर दो भाई, रिटर्न कर दो। अब रिटर्न करोगे तो ये सिंपल आपको क्या कर देगा, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फ़िल्टर रिटर्न। ठीक है, तो आपने क्या बोला यार, सिंपल फ़िल्टर कर दो। और फ़िल्टर के लिए आपको क्या कंडीशंस लगाना ज़रूरी होती थी भाई, ज़ाहिर सी बात है कंडीशन बेस आप क्या करना चाहते हो, फ़िल्टर। अदरवाइज़ आप बोल रहे हो कि यार मेरे पास आइटम आया और उस आइटम को क्या कर दो, रिटर्न। अब जब ये आइटम इसके पास आ रहा होगा ये रिटर्न कर देगा, और फ़िल्टर रिटर्न जब आप देखोगे तो आपको एज इट इज़ ये एरे मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं यार, एज इट इज़ मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा। तो मैं क्या बोलता हूँ ना, नोड ऐप डॉट जेएस, देखा तो मुझे एज इट इज़ मेरा एरे मिलना शुरू हो गया। क्यों मिलना शुरू हुआ, कि यार फ़िल्टर जो है ना वो मांगता है आपसे कंडीशन, कि भाई साहब किस बेस पर मैं फ़िल्टर करूं। तो आप क्या बोल सकते हो यार, क्या मेरा आइटम बराबर है किससे भाई, अयान से। तो मैं यहाँ पर अगर बोलूँ कि यार मेरा कोई आइटम अगर अयान से बराबर है तो वो मुझे दे दो, अदरवाइज ना दो। अब क्या करेगा भाई, अब आपके पास जो आइटम है, आइटम को आपकी वैल्यू के साथ कंपेयर करेगा, अगर नहीं होगा तो आपको क्या दे देगा भाई, एक खाली एरे दे देगा। सही है, तो आपको क्या दे दिया भाई इसने, एक खाली एरे रिटर्न कर दिया। तो मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन होता है कि यार फ़िल्टर रिटर्न क्या करता है। फ़िल्टर एट द एंड आपको क्या रिटर्न करेगा यार, एक एरे रिटर्न करता है, और आपकी कंडीशन बेस्ड रिटर्न करता है। अगर आप कंडीशन ना लगाओ, आप सिंपल अगर वैल्यू रिटर्न करना चाहो तो आप वैल्यू रिटर्न करवा सकते हैं, और आपको वो किसके अंदर मिलती है भाई, एक एरे के अंदर मिलती है। अच्छा, रही बात कंडीशन की, तो अगर मैं इसको यहाँ पर एक सही कंडीशन दूँ, मैं बोलूँ यार मेरे पास मुझे फ़िल्टर करनी है वैल्यूज़, और मेरे पास जो भी वैल्यू आ रही है बाय वन, पहले 12 आएगी, फिर सेकंड टाइम जब लूप चलेगा तो 22 आएगी, फिर थर्ड टाइम 42 44 आएगी। तो क्या वो बराबर है किससे भाई,
बराबर है या फिर बड़ी है किससे, मैं बोल देता हूँ यार 21 से। तो इस बार मेरे पास वो वाली वैल्यूज़ उठा के ले आओ, फ़िल्टर करके ले आओ। अब जब फ़िल्टर करेगा तो जो कंडीशन मैच करेगी, उस कंडीशन को मीट करते हुए वो वाली वैल्यूज़ कहाँ पर लाके दे देगा भाई, मुझे रिटर्न में लाके दे देगा। मैंने कंडीशन बोली क्या आइटम बराबर है या फिर बड़ा है किससे, 21 से। तो फिर ये देखेगा यार पहली वैल्यू उसके पास आई 12, दूसरी वैल्यू को देखेगा यार क्या बराबर है 21 22 से, कह रहा नहीं। अगर बड़ा है तब भी वो क्या लाके देगा मुझे, 22 और फिर 44। किस में लाके देखेगा, लाके देगा, तुमने अभी सिंपल देखा था यार, कंडीशन जब मीट नहीं होती थी जब तब भी मुझे क्या मिल रहा है, एक एम्प्टी एरे मिल रहा है। अगर इस बार मेरी कंडीशन मीट करती है तो इस बार मुझे क्या मिल गया भाई, 22 और 44। किस में मिला भाई, एक एरे के अंदर मिल गया। समझ आई। तो तुम्हारा फ़िल्टर कुछ इस तरीके से काम कर रहा होता है। मैप तुम्हारा तुमने देखा यूआई रेंडर का कराने के काम आ रहा होता है। फ़िल्टर तुमने देख लिया यार, फ़िल्ट्रेशंस के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं। अगर तुम्हें अपने एरे के अंदर कोई फ़िल्ट्रेशंस करानी है तो तुम इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हो। रही बात फाइंड की, फाइंड भी यार अपने नाम से बता रहा है, कोई तुम्हारे पास क्यूरी हो सकती है, तुम उसको फाइंड करा सकते हो और फिर अपना काम कर सकते हो। फाइंड के ऊपर भी थोड़ा सा हम हाथ साफ कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि यार हम फाइंड को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ कि यार मेरे पास मुझे फाइंड कराना है एरे नंबर के अंदर से कोई एक नंबर, और फाइंड करना है। एक हायर मेथड है, आइटम मिलेगा। आइटम जब मिलेगा तो एरो फंक्शन का यूज़ कर सकता हूँ कॉल बैक के अंदर वन लाइनर के लिए। ठीक है। तो मैं बोलूँगा भाई आइटम को फाइंड करो, क्या आइटम बराबर है किससे, हसन से। अगर हसन से है तो क्या करो भाई, मुझे रिटर्न करके दे दो। सही है। मेन चीज़ क्या है यार, फाइंड जो है ना आपको एक वैल्यू रिटर्न करता है। फाइंड क्या करता है, आपको सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। गौर से बात सुन लो, फाइंड आपको क्या करता है, सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है। अब सिंगल वैल्यू जब आ रही है तो इसका मतलब वो एरे के अंदर नहीं होगी। मैं बोलता हूँ भाई साहब आप क्या करो यार, इसको ना फाइंड रिटर्न लिख के चेक करा दो कि यार इसके अंदर मुझे क्या मिला, कंसोल लॉग फाइंड रिटर्न। ठीक है। लाइन नंबर 81 पर जब मैं जाऊंगा तो फिर मुझे क्या मिलना शुरू हो जाएगा भाई, मैं यहाँ से इसको CLS करता हूँ कंसोल क्लियर, और नोड ऐप JS के अंदर मैं जाके चेक कर लेता हूँ। तो क्या मेरे इस एरे के अंदर आइटम जो था वो बराबर था हसन से, नहीं था। तो अनडिफाइंड मिला मुझे, क्या मिला भाई, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड हमेशा एक फॉल्सी वैल्यू कहलाती है। ठीक है भाई। तो अगर मुझे मिल जाता, अगर मुझे मेरी वैल्यू मिल जाती, जैसे कि मैं यहाँ पे बोल सकता था यार 12, अगर मेरे पास आइटम बराबर होता है किसका, 12 से, तो ये क्या करेगा, 12 को लाके मुझे दे देगा, 12 को मुझे लाके दे देगा। इसका क्या मतलब हुआ कि यार फाइंड ने इस एरे के ऊपर लूप चलाया, लूप चलाने के बाद इसने बोला भाई साहब, इसने बोला कि यार जब मुझे वैल्यू मिल जाएगी तो मैं लूप को ब्रेक कर दूंगा। मतलब पहली वैल्यू जैसे मिल गई, कंडीशन ट्रू मुझे मिल गई, तो मैं क्या कर रहा हूँ, लूप को ब्रेक कर रहा हूँ और यहीं से आपको रिटर्न वैल्यू पार्सल कर रहा हूँ आपके वेरिएबल के अंदर। समझ आई। तो इस तरीके से यार फाइंड काम कर रहा होता है, और फिर तुमने देखा फिल्टर किस तरीके से काम करता है, और फिर मैप को भी तुमने देख लिया। वही सेम वही वाली बात बोलूँगा यार फिर से। आप यहाँ पर और भी मेथड्स का यूज़ कर सकते हो। आइटम आपके पास आ रहा है, अगर आपके पास आइटम स्ट्रिंग है तो आप क्या बोल सकते हो यार, इंक्लूड्स। अगर आपके पास आइटम क्या नाम है, पहले नंबर है तो आप उसको क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, और फिर जब स्ट्रिंग के अंदर आप कन्वर्ट कर लेते हो तो फिर आप अपनी वैल्यू को भी क्या कर सकते हो यार, स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। मैं बोलूँ यार टू स्ट्रिंग कर दो इसको, और फिर उसके हिसाब से करके दिखा दो। सही है। तो हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। नंबर को हम कैसे करते थे भाई, स्ट्रिंग के अंदर डाल के ऐसे, और 22 इस तरीके से हो जाता होगा। ठीक है। तो ये सारे काम हम कर सकते हैं, पर कब करेंगे, जब हमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। मेनली तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि यार हम किस तरीके से अपना वर्क कर रहे होते हैं। किसी भाई को अगर क्लियर नहीं है तो वो अभी सवाल कर सकता है। जी दोस्तों, क्लियर है या फिर नहीं क्लियर, क्योंकि हमने बहुत बेसिक से 3 मेथड्स देखे हैं एरे के, एरे मेथड्स जो सबसे ज़्यादा काम आने वाले हैं। देखो यार हम ना जावास्क्रिप्ट कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तकरीबन हमें 6 महीने प्लस हो गए, या तकरीबन 6 महीने हो गए, और हम इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है। तो हमने जब भी एडवांस जावास्क्रिप्ट शुरू की थी तो हमने सबसे ज़्यादा फोकस किन चीज़ों पर रखा था यार, इन्हीं चीज़ों पर रखा था, क्योंकि हमें पता है कि यार सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें क्या हैं, एरे के मेथड्स हैं, एरो फंक्शंस हैं। ठीक है। मेथड्स हैं, मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो क्या होती हैं भाई, कॉमन यूज़ हो रही होती हैं। ठीक है। सारी चीज़ों का हमें पता होना ज़रूरी है, नॉलेज होना ज़रूरी है, मतलब मास्टरी ज़रूरी नहीं है। ठीक है। जाहिर सी बात है यार, जिसमें आप ज़्यादा काम करते हो तो फिर आपका एक्सपीरियंस उसके अंदर
बढ़ता चले जाता है। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़े। जी सर। जी कोई सर। कोई भाई ऐसा जिसको नहीं समझ आया तो अभी पूछ ले भाई, अदरवाइज और हम आगे बढ़ेंगे। कोई भी नहीं ऐसा, सबको समझ आ रहा है भाई? ठीक है भाई, वेल डन हो गया यार। नंबर 6 क्या भाई, हमारे पास ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स, एरे, मैप, फिल्टर, फाइंड, मतलब एरे के मेथड्स जो भी हैं, ऑब्जेक्ट्स हो गए, एरेज हो गए, ये आपको ना बे इंतहा रिएक्ट के अंदर यूज होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, मतलब रिएक्ट कोई ऐसा हुआ नहीं समझो उसको, क्या है कि बहुत बड़ा बम आ गया है जो हम डिफ्यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पर क्या है भाई, रिएक्ट भी है ना, समझ लो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। सही है, अब जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है तो मतलब जावास्क्रिप्ट पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट पर डिपेंड करती है तो मतलब उसके अंदर जावास्क्रिप्ट ही होगी। अगर मैं बात करूँ यार टाइपस्क्रिप्ट क्या है, टाइपस्क्रिप्ट भी जावास्क्रिप्ट का सुपर सेट है, मतलब जावास्क्रिप्ट उसके अंदर यूज़ की जा रही है। समझ आ रही है? अगर उसके अंदर हमें कुछ नए फीचर्स मिल रहे हैं तो ये तो उसकी मेहरबानी है ना कि यार उसने हमें कुछ नए फीचर्स लाके दिए जो हमारे काम को आसान कर देगा। मतलब हमें एक डिफ़िकल्टी आती थी कि यार हमें जो है ना ब्राउज़र पर जाके देखना पड़ता था कि हमें एरर क्या मिल रहा है। तो टाइपस्क्रिप्ट बोलता है कि भाई मैं तुम्हें वीएस कोड के अंदर ही एरर दे दूंगा, और जो भी तुम्हारे पास एरर्स आ रहे हैं तुम इसको यहीं पर सॉल्व कर लो। तो समझ आ रही है? तो एक स्टेप हमारा क्या हो गया, उसने अ, आसान कर दिया कि यार तुम्हें वहाँ जाना पड़ता था, तुम यहीं पर कर लो। ठीक है भाई, तो ऑब्जेक्ट्स पर वापस आएंगे यार। ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई? अ, दुनिया के अंदर ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डेटा। ठीक है, अब डेटा से बात आई तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या है भाई, मल्टीपल डेटा टाइप्स हैं। डेटा टाइप्स हैं तो फिर डेटा टाइप में एक डेटा टाइप रेफरेंस डेटा टाइप होती है जिसके अंदर हमारे पास क्या है भाई, एक ऑब्जेक्ट होता है। अभी हमने ऊपर थोड़ी देर पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देखा था, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने जो है ना कुछ वैल्यूज़ ली थी। फिर से ले लेते हैं, यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि यार मेरे पास एक यूज़र नेम होगा यूज़र का, और वो क्या हो सकता है भाई, हसन कोडर 66 हो सकता है। ठीक है भाई, और फिर यूज़र से रिलेटेड हमारे पास और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। मैं बोल सकता हूँ यार मेरे पास एक यूज़र की ईमेल है, और ईमेल क्या भाई, ये वाली ईमेल है यूज़र की। तो थोड़ा सा अगर तुम समझो तो हमारे पास ऑब्जेक्ट किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं भाई, यूज़र के डेटा के लिए यूज़ हो रहा है। किसके लिए यूज़ हो रहा है भाई, यूज़र के डेटा। मतलब एक बंदा होगा या कोई एक प्रोडक्ट होगी जिससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कहाँ पर स्टोर कर रहे होगे आप, उसकी एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर रहे होगे। समझ आ रही है? मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं एक यूज़र हूँ तो मैंने कहीं जाके एक अकाउंट क्रिएट किया है, यूज़र नेम उसके लिए बनाया, उसके लिए मेरे पास एक ईमेल होनी चाहिए थी, मैंने ईमेल सेलेक्ट की। इसके बाद मेरे पास क्या हो सकता है, पासवर्ड हो सकता है, इसके अलावा मेरे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर मैं किसी की एप्लीकेशन पे जा रहा हूँ तो मेरी वहाँ पर एक प्रोफाइल हो सकती है। तो उसके अंदर क्या होगा, एक यूज़र से रिलेटेड जितनी भी उसकी इन्फॉर्मेशन है, उसका जितना भी डेटा है, तो मैं क्या करूँगा, एक ऑब्जेक्ट बना के उस यूज़र से सारा डेटा जो रिलेट करता है वो वहाँ पर स्टोर करवा दूंगा। समझ आ रही है? तो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ यार, हमारे पास कि यार हमारे पास जो ना मल्टीपल डेटा होगा वो हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो ये एक क्या होती है भाई, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप होती है। इसके अंदर रूल क्या है भाई, कर्ली ब्रैकेट का होना ज़रूरी है। अगर कर्ली ब्रैकेट होगा तो भाई ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। और इसके अंदर की वैल्यू पेयर के अंदर वैल्यूज स्टोर की जा रही होती है। नंबर वन क्या होती है भाई, हमारे पास प्रॉपर्टी, और दूसरी चीज़ क्या होती है हमारे पास वैल्यू। और इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ भाई, सेमी कॉलन। ठीक है, सेमी कॉलन नहीं, सॉरी कॉलन। क्या लगा हुआ भाई, कॉलन। और फिर हमने यहाँ पर इन सारी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू पेयर के अंदर जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं उसको किससे सेपरेट कर दिया भाई, कॉमा से सेपरेट कर दिया। समझ आ रही है? तो ये ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स है भाई साहब। और फिर इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर रहे होते हैं। तो ये बेसिक ओवरव्यू है किसका भाई, आपको ऑब्जेक्ट्स का। और फिर ऑब्जेक्ट जब हम लोग बना लेते हैं ना तो फिर असल कहानी शुरू होती है। असल कहानी क्या शुरू होती है यार, हम ऑब्जेक्ट के अंदर से वैल्यूज़ को डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। डीस्ट्रक्चर का क्या मतलब है सर, बिल्कुल बता देंगे। ठीक है, डीस्ट्रक्चर का मतलब है कि यार आपके पास एक ऑब्जेक्ट है या फिर आपके पास एक एरे है। मान लो कि यार मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर ना एक एजुकेशन का ना एक एरे ले लेता हूँ। मैं बोलता हूँ यार इसकी एक एजुकेशन होगी, उसके अंदर ये क्या कर सकता है, ग्रेजुएशन है, ये ग्रेजुएशन हुई भी है इसकी, या फिर और क्या होती है, इंटरमीडिएट होता है भाई। ठीक है, और फिर मैट्रिक होता है। सही, ये भी काफ़ी है। एजुकेशन से रिलेटेड अगर बात की जाए तो सर्टिफिकेशन भी बना सकते थे और भी बहुत कुछ कर सकते थे। मैंने कहा एक एजुकेशन का मेरे पास एरे होगा, लड़का क्या है भाई, ग्रेजुएट है। सही है, इंटरमीडिएट किया हुआ है, मैट्रिक किया हुआ है। सही है, तो ये क्या है, इसका एक एरे बना दिया किसके अंदर भाई, एक ऑब्जेक्ट के अंदर। क्लियर है? तो हमारे पास ना डी स्ट्रक्चरिंग के अंदर एक एरे डी स्ट्रक्चरिंग होती है भाई।
ठीक है। और दूसरी चीज़ होती है हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। तो हम ऑब्जेक्ट के अंदर से भी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं और फिर किस में से निकाल सकते हैं भाई, एरे के अंदर से भी वैल्यू को बाहर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं यार, हम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग देख लेते हैं, जो कि आप लोग ज़्यादातर रिएक्ट के अंदर देख रहे होगे कि यार ऑब्जेक्ट को हम किस तरीके से डिस्ट्रक्चर कर पा रहे हैं, एरे को डिस्ट्रक्चर किस तरीके से कर पा रहे हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्ट्रक्चरिंग के, ठीक है, और रेस्ट और स्प्रेड के, ये सारे आपके जो है ना आगे यूज़ होने वाले हैं। और ये रिएक्ट के अंदर ना जिस बंदे को आ रहे होंगे ना, उसको इतनी आसानी हो जाएगी रिएक्ट के अंदर, वो बोलेगा यार मेरा काम इतना आसान हो गया कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आता है और मैं उसके अंदर से वैल्यू को, पता है मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, और मैं उसके अंदर से पहले से ही उस वैल्यू को डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ और उस वैल्यू का यूज़ कर लेता हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मान के लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट मौजूद है और आप चाहते हो कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर से इस ईमेल की प्रॉपर्टी को बाहर निकाल लो। तो क्या ही खूबसूरत सीन है कि यार अगर आपको यूज़र के अंदर की वैल्यू निकालनी होती तो आपको क्या करना पड़ता भाई, यूज़र डॉट ईमेल। तो हमारे पास इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन आया भाई, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट। वो कहता है कि भाई अगर आपको ईमेल निकालनी है किस में से, यूज़र में से, तो सबसे पहले आप क्या ले लो भाई साहब, यूज़र। अब आपको क्या निकालनी है भाई साहब, अपनी ईमेल निकालनी है। किस में से निकालनी है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के लिए क्या ज़रूरी है भाई साहब, कर्ली ब्रैकेट। अब क्या निकालना है, ईमेल निकालना है, तो ईमेल बता दो, या फिर उससे पहले क्या यूज़ कर लो भाई, लेट और कॉन्स का यूज़ कर लो। समझ आ रही है। तो हम क्या करते हैं यार, लेट कर्ली ब्रैकेट, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो हम क्या यूज़ करेंगे भाई, कर्ली ब्रैकेट। और फिर हम प्रॉपर्टी का नाम निकालते हैं, प्रॉपर्टी का नाम बताते हैं और उसकी वैल्यूज़ हमें मिलना शुरू हो जाती हैं। लेट से मैं बोलता हूँ यार मेरे पास एक ईमेल होगा और फिर मेरे पास एक एजुकेशन होगा जो मैं निकालना चाहता हूँ। अदरवाइज़ अगर आप गलत नाम देंगे तो फिर आपको क्या मिल जाएगा भाई, अनडिफाइंड मिल जाएगा। मैंने बोला भाई मुझे आप क्या निकाल के दो, एक ऑब्जेक्ट के अंदर से ईमेल, और दूसरी चीज़ क्या भाई, एजुकेशन। और किस में से निकाल के दोगे भाई, आप मुझे यूज़र में से निकाल के दोगे। जब भी मैं कंसोल लॉग करता हूँ किसको भाई, ईमेल को और फिर एजुकेशन को, तो इस बार मुझे ये दोनों चीज़ें कंसोल में मिल जाएंगी। मतलब इस बार मुझे यूज़र डॉट ईमेल नहीं करना पड़ेगा, इस बार मुझे क्या करना पड़ेगा भाई साहब, मुझे डायरेक्ट वैल्यू का नाम लिखना होगा, मतलब वेरिएबल का नाम लिखना होगा और वो वाली वैल्यू मुझे मिल जाएगी। मैं उसको हासिल इस बार डायरेक्ट कर सकता हूँ। समझ आ रही है। तो ये क्या कहलाता है भाई, आपका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। रही बात एरे डिस्ट्रक्चरिंग की, सेम गोज़ विद एरे डिस्ट्रक्चरिंग, पर अगर हम देखे जाए तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं यार, एक एरे को डिस्ट्रक्चर करने की कोशिश करें। तो अगर एरे है तो आप क्या कहेंगे भाई, स्क्वायर ब्रैकेट, सिंपल। पर एरे, क्या मेरे पास ये जो यूज़र है, ये जो मेरे पास यूज़र है, क्या वो ये एरे है, नो। तो अगर एरे मेरे पास एजुकेशन का है, यहाँ पर मैंने अभी लाइन नंबर 115 पर देखा कि यार एजुकेशन का जो, एजुकेशन में जो चीज़ मुझे मिल रही है वो क्या मिल रही है भाई, एक एरे मिल रही है। तो मैं क्या बोलूँगा भाई साहब, मेरे पास एक एजुकेशन एरे है, आप क्या कर दीजिए, एजुकेशन में से आप मुझे एजुकेशन वन निकाल के देते हैं, एजुकेशन वन, और फिर एजुकेशन टू निकाल के दे दीजिए। मैं बोलूँगा भाई साहब एजुकेशन वन को कंसोल कर दीजिए, एजुकेशन टू को भी कंसोल कर दें। ठीक है। जैसे मैं कंसोल करूँगा तो फिर मुझे आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगा। सिंपल, मैं क्या करता हूँ भाई साहब, कंसोल लॉक करता हूँ और देख लेता हूँ कि यार मुझे क्या मिला। सबसे पहले मैं CLS करना चाहूँगा ताकि आप लोग को बिल्कुल क्लियर नज़र आए। ये क्या कर दिया है मैंने, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, CLS और नोट ऐप डॉट JS, ठीक है। अब मुझे एजुकेशन में क्या मिला भाई, ग्रेजुएशन और फिर इंटरमीडिएट, जो मैंने अभी यहाँ पर कंसोल लगाया हुआ था। समझ आई। तो इस तरीके से आप क्या करते हो भाई, एरे डिस्ट्रक्चर करते हो और फिर आप ऊपर वाली चीज़ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर कर पाते हैं। ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी कि यार हम एरे डिस्ट्रक्चर किस तरीके से कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर किस तरीके से कर सकते हैं। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो वो पूछ सकता है और हम उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। जी दोस्त। सर अगर ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट हो तो हमें उसको कैसे डिस्ट्रक्ट करेंगे? जैसे पहले वाले प्रॉपर्टी जो होती है ऑब्जेक्ट की वो तो हमने कर्ली ब्रैकेट लगा के उसमें आ गए, अब उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट आ गया, उसको कैसे करेंगे? ठीक है। जैसे कि यार आपने बोला कि यार सर मेरे पास जो है ना एक एजुकेशन, मान लीजिए कि यार हमारे पास यूज़र का एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है। एजुकेशन क्या हो सकता था यार, मैं यहाँ पर ना इसको एक ऑब्जेक्ट ले सकता था। मैं बोलता कि यार मेरे पास एक प्रॉपर्टी आ रही है, सही है, एजुकेशन,
यहाँ पर मैं क्या कर सकता था, डिग्री ले सकता था, ठीक है, यहाँ पर मैं डिग्री ले सकता हूँ, सही है। इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, एक ऑब्जेक्ट के अंदर ले सकता हूँ, और फिर मैं यहाँ पर बोल दूँ यार आपके पास क्या है, डिग्री, ठीक है, कॉलन, और इस तरीके से मतलब मैं कर सकता था। तो मेरे पास एक एरे के अंदर क्या आ गया भाई, ऑब्जेक्ट आ गया। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, मेरे पास क्या आ रहा है सबसे पहले यार, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, मान लो यार मेरे पास क्या आ रहा है, नहीं मैप नहीं, मतलब सिंपल यार, डिस्ट्रक्चरिंग करनी है ना। मैंने बोला यार एजुकेशन 1 एजुकेशन 2, मतलब इस बार मुझे क्या मिल गया, एक ऑब्जेक्ट मिला होगा यहाँ पर, सिंपल देखना, क्योंकि एजुकेशन के अंदर एक एजुकेशन एक एरे है, एजुकेशन के अंदर मैंने क्या किया भाई, वैल्यूज़ निकाल ली, एजुकेशन 1 एजुकेशन 2, ओके। जब एजुकेशन 1 करता हूँ तो मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट उठ के आएगा, और फिर अगर एजुकेशन 2 करूँगा तो फिर मेरे पास ये एजुकेशन 2 के अंदर ऑब्जेक्ट उठ के आ जाएगा, सही है। अब मैंने बोला भाई साहब मुझे ज़रा दिखाओ, क्या चीज़ दिखाओ भाई, मेरा वही नोड एफ चलाओ, और फिर इस बार मुझे क्या मिलेगा भाई, एजुकेशन इज़ नॉट डिफाइंड, क्यों भाई साहब। अच्छा ऊपर जो है ना मैंने सारे कोड को बंद कर दिया है, और मैं यहाँ पर निकाल ही नहीं पा रहा उसको, ठीक है। नहीं सिंपल है, वो मैंने लाइन ऑफ जो लाइन थी मेरी वो मैंने इसको बंद कर दिया था, अब आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको करता हूँ तो मेरे पास क्या आ गया भाई, एक एक ऑब्जेक्ट आ गया। अब ऑब्जेक्ट के अंदर फिर वैल्यू है, तो इसके लिए मैं सिंपल क्या करूँ यार, मैं यहाँ पर इसको फिर डीस्ट्रक्चर करूँ। मैं बोलूँगा भाई साहब आप क्या करो, आप करोगे एजुकेशन 1, मेरे पास क्या आ रहा है भाई, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। मैंने बोला भाई लेट, एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ऑब्जेक्ट के लिए आप क्या करते हो भाई, आप बताते हो प्रॉपर्टी नेम, तो मेरे पास प्रॉपर्टी क्या आती है भाई, डिग्री, और फिर मैं क्या बोलूँगा भाई, आप एजुकेशन 1 के अंदर जाइए और उसके अंदर से मेरी वैल्यू को निकाल के दे दीजिए, और डिग्री जब आपके पास आएगी तो वो आप कंसोल करके देख सकते हैं, और फिर अपनी फ़ाइल को रन भी कर लो, ठीक है, CLS नोड ऐप डॉट JS, ठीक है। तो इस बार मेरे पास डिग्री क्या आ गई दोस्त, ग्रेजुएशन आ गई, क्लियर है। तो इस तरीके से मैं सर मल्टीपल ये कर वाली बात सकता तो हूँ। सही है, लेकिन मैं कह रहा था कि जैसे आपने ऊपर बनाया ना लेट, जो आपने मेन ऑब्जेक्ट को किया है डिस्ट्रक्चर, इसी लाइन पे जैसे ये आपने ये लिखा हुआ ना ईमेल और एजुकेशन, 113 मतलब 113 लाइन पे ईमेल और एजुकेशन, अगर आप यहीं से इसको डिस्ट्रक्चर करना चाहें तो कर सकते हैं, एजुकेशन की जगह मतलब आप ब्रैकेट्स लगा के डिग्री लिख दें। हाँ हम इसको एक तरीके से करते थे कि यार इसके अंदर जो है ना, हम इस तरीके से करते थे कि यार कॉलन लगा दिया, उसके आगे उसको बता दिया कुछ कि ये डिग्री है, या फिर हम कुछ करते थे, इस तरह का एक सिंटैक्स होता था। पता नहीं वो क्या सिंटैक्स था, पर इस तरह का एक होता था, उस चीज़ को भी पता नहीं क्या कहते हैं, कि अभी मुझे याद नहीं आ रहा, पर यहीं पर हम डायरेक्ट कर भी सकते थे। मुझे याद है हमने एक यहाँ पे दफ़ा सर किया था। एजुकेशन हटा के स्क्वायर ब्रैकेट्स तो नहीं लगेंगे, जैसे आपने EDU1 EDU2 करा नहीं ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट तो हमारे पास एरे के लिए लगता है ना, ठीक है। है, एरे के अंदर है ना ऑब्जेक्ट, एजुकेशन तो एरे। हाँ मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, एक एरे मिलेगा, फिर अगर मुझे यहाँ पर इसका यूज़ करना होगा तो फिर मुझे एक एक वैल्यू को निकालना है, क्योंकि एरे के 0 एलिमेंट पे जो पड़ा हुआ है वो, और फिर जो 1 पे पड़ा हुआ है वो मुझे निकाल के ला के दे दो, ठीक है, क्योंकि ये इटसेल्फ अपने नाम से प्रॉपर्टी नहीं बना रहा, सही है, वो एक ऑब्जेक्ट है। हाँ वो एक सिंटैक्स होता है मुझे पता है, पर मेनली जो है ना हमें यही यूज़ करना होगा, ठीक है। वो सिंटैक्स तुम ग्रुप वगैरह के अंदर शेयर कर सकते हो, हम उसको भी एक्सप्लोर कर लेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर, जैसे हमें टाइम मिलेगा, ठीक है। तो ओके। मेन यार यही चीज़ें होती हैं। कुछ होगा, एक और कॉन्सेप्ट भी होता है उसके अंदर, हमने एक दफ़ा लास्ट क्लास में भी देखा था। मेरी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ उस पे अभी तक काम मैंने नहीं किया, अगर मैंने किया है मतलब इतना जो है ना डिटेल में बहुत कम ही आएगा, अगर आएगा तो, पर वो भी हम देख सकते हैं नेक्स्ट क्लास में, इंशाल्लाह हम उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। एक दफ़ा मुझे वो सिंटैक्स दिखा देना तो फिर मैं उसको देख के बता दूंगा, सही है। अच्छा वापस आते हैं भाई, हमने देख लिया है डीस्ट्रक्चरिंग, डीस्ट्रक्चरिंग के अंदर हमने एरे डीस्ट्रक्चर देख लिया, हमने ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चर देख लिया। रही बात स्प्रेड की और रेस्ट की, फटाफट से इसको भी देखते हैं और टेम्पलेट लिटरल्स को भी देख लेते हैं। टेम्पलेट लिटरल्स यार सिंपल होगा, और मतलब क्या होगा टेम्पलेट लिटरल्स के अंदर, बेसिक ही है, आपको ऑलरेडी आता है। तो इन 3 कॉन्सेप्ट्स को मैं फटाफट नीचे ले आता हूँ, और फिर इनको जो है ना हम इम्प्लीमेंट करके फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले स्प्रेड की बात करते हैं, ठीक है। स्प्रेड क्या है यार, स्प्रेड कहते हैं बेसिकली खोलने को, किसको कहते हैं भाई, खोलने को, ठीक है। मान लीजिए कि यार मेरे पास एक यूज़र का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है, और मैं इस यूज़र के ऑब्जेक्ट को चाहता हूँ खोल के किस में रख दूँ, यूज़र 2 के ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या यूज़ कर रहा हूँ यार इस बार, इक्वल के बाद क्या यूज़ कर रहा हूँ भाई, मैं स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ। क्या यूज़ कर रहा हूँ आज दोस्तों, स्प्रेड ऑपरेटर। मैं बोल रहा हूँ कि यार आप क्या करते हो, यूज़र को खोल कर रख दो किसके अंदर, यूज़र 2 के अंदर, मतलब यूज़र
के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितनी भी वैल्यूज़ हैं, वो क्या करो भाई यहाँ पर बना दो। मतलब यूज़र के अंदर सबसे पहले मेरे पास क्या था भाई साहब, यूज़र का नेम, यूज़र की ईमेल, यूज़र की एजुकेशन। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्प्रेड कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ भाई, खोल रहा हूँ। किसको खोल रहा हूँ, अपने पुराने वाले यूज़र ऑब्जेक्ट को। जब अपने इस पुराने वाले यूज़र ऑब्जेक्ट को ओपन कर दूंगा तो फिर मुझे इस बार क्या मिलेगा, यूज़र टू के अंदर मेरा वो यूज़र जितनी भी प्रॉपर्टी कंटेन करता था वो यहाँ पर इसके पास भी इस बार मौजूद होंगी। मैंने कहा दोस्त क्या ऐसा पॉसिबल है, अगर है तो दिखाओ। देखो यूज़र टू के अंदर क्या आ गया, एक ऑब्जेक्ट है यूज़र टू, और उसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ वो कंटेन कर रहा था, इधर आके उसने इसको ओपन कर दिया और फिर यूज़र टू के अंदर मुझे वो सारी चीज़ें मिल गई। तो ये क्या है भाई, आपका एक स्प्रेड ऑपरेटर है। स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, आपकी वैल्यूज़ को खोल के रख देता है। कैसे यूज़ होता है, ट्रिपल डॉट की तरह यूज़ होता है। ट्रिपल डॉट में हमारे पास रेस्ट ऑपरेटर भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। और रेस्ट ऑपरेटर बाकी रेस्ट कहते हैं बचे हुए को, बाकी जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो सारी इसके अंदर रख देता है, ठीक है। आप काफ़ी दफ़ा ऑब्जेक्ट के अंदर भी रेस्ट ऑपरेटर यूज़ होता हुआ देखोगे और एरेज के अंदर भी रेस्ट ऑपरेटर होता हुआ यूज़ देखोगे। रही बात स्प्रेड की, ये भी आप कहाँ देखोगे, एरे के अंदर देखोगे, ये भी आप किसमें देखोगे, ऑब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि ये दोनों जगहों पर यूज़ होते हैं। मेन चीज़ क्या है यार, स्प्रेड ऑपरेटर किसको कहते हैं यार, आप जो है ना अपनी वैल्यूज़ को स्प्रेड करके खोल के रख दो, और रेस्ट ऑपरेटर बाकी जो वैल्यूज़ बची हुई हैं आप उसको यूज़ कर लो। जैसे कि मैं बात करूँ कि यार मेरे पास क्या है, एक एक एरे की एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट से, ठीक है। क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट के लिए हमने स्प्रेड करके देख लिया है और रेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, एक एरे ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फटाफट से ना एक एरे बना देता हूँ, लेट ARR, और उसके अंदर ना 3 वैल्यूज़ लूँगा, ज़्यादा नहीं ले रहा। मेन चीज़ है इसको समझना। मैं बोलूँगा यार आप क्या करो, अ, एक एरे को क्या करोगे, रेस्ट वैल्यूज़ को रख लोगे, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ भाई साहब आपके पास वैल्यू 1 आएगी, वैल्यू 2 आएगी, मतलब मान लो मेरे को एक वैल्यू चाहिए किसके अंदर से भाई, ARR के अंदर से, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, डी स्ट्रक्चर किया, क्या भाई, एरे डी स्ट्रक्चर किया, ओके। मैं चाहता हूँ कि यार मेरे पास एक वेरिएबल ऐसा हो जिसके अंदर सारी वैल्यूज़ पड़ी हो। यहाँ पे आप अदर्स रख सकते हो, यहाँ पर आप फू रख सकते हो, यहाँ पर आप XYZ रख सकते हो, यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला यार, मेरे पास 1 के अंदर जो भी आएगा आप मुझे दिखा दो। सबसे पहले मैं जाके 1 देखूंगा कि यार मेरे पास 1 के अंदर क्या है, एरे का ज़ीरो इंडेक्स मेरे पास 1 के अंदर मुझे मिलेगा। क्या मिला भाई, एरे का ज़ीरो इंडेक्स पे, एरे के ज़ीरो इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी हुई थी भाई, 1 मिली हुई पड़ी हुई थी, और मुझे वो वहाँ पर मिल रही है। रही बात अदर्स की, रही बात अदर्स की, तो अदर्स क्या करता है, अदर्स जो है ना एक क्या है भाई, रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ कर रहा है, और वो क्या है भाई, इक्वल से पहले है। कहाँ पर है भाई, इक्वल से पहले। तो हाँ, रेस्ट ऑपरेटर क्या करता है दोस्तों, रेस्ट ऑपरेटर करता है कि यार आपकी जितनी भी वैल्यूज़ है ना उसको अपने पास रख लूँगा। रेस्ट ऑपरेटर अगर एरे डी स्ट्रक्चर किया जा रहा होगा और वहाँ पर रेस्ट ऑपरेटर यूज़ किया जा रहा होगा तो वो किसके अंदर वैल्यूज़ रखेगा, आपके एरे के अंदर। किसके अंदर रखेगा दोस्तों, एरे के अंदर, बोलो, एरे के अंदर। अगर एरे डी स्ट्रक्चर हो रहा है और रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ किया जा रहा है तो क्या रखेगा, वो एक एरे के अंदर वो वैल्यूज़ को रखेगा। अदरवाइज अगर यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे होते हैं और आप क्या करते हैं यार, ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज़ रखते, तो फिर यहाँ पर आपको एक ऑब्जेक्ट मिलता, ऑब्जेक्ट के अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ आके मिलती, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना आपके पास स्प्रेड और रेस्ट ऑपरेटर काम कर रहे होते हैं। देखो रेस्ट और स्प्रेड आपको रिएक्ट के अंदर काफ़ी दफ़ा यूज़ होते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है भाई। और मतलब ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको ना थोड़ा सा आसान कर देता है काम, आपके काम को थोड़ा सा आसान कर देता है। किस सेंस के अंदर कि यार आप जो है ना वैल्यू को रेस्ट और स्प्रेड करके ना अपने पास डायरेक्ट ले सकते हो एक वेरिएबल के अंदर। अदरवाइज अगर आपको वैल्यू दोबारा चाहिए होगी तो आप उस वेरिएबल का यूज़ करते हुए अपना काम कर लेंगे, ठीक है, समझ आ रहा है। अच्छा हमारी मीट भी ऑलमोस्ट एंड पर है, तो जैसे ये मीट ख़त्म होगी तो हम क्या करते हैं यार, एक मीट और बना लेंगे, या फिर मैं फटाफट से अभी ही एक मीट क्रिएट कर लेता हूँ। लिया, स्प्रेड भी देख लिया, रेस्ट भी देख लिया, ठीक है। ये सारे ऑपरेटर्स हैं, मैंने इसकी निशानदेही आप लोगों को बता दी है। बिल्कुल मैं शेयर कर देता हूँ। तो काफ़ी दफ़ा आप देखोगे यार रिएक्ट के अंदर इसको यूज़ होता हुआ, प्रॉप्स हम डी स्ट्रक्चर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, मतलब जावास्क्रिप्ट का यार एक एक टॉपिक जो है ना आपको काम आने वाला है कहाँ पर, रिएक्ट के अंदर। रही बात टेम्पलेट लेटर्स की यार, इससे हम क्या करते हैं, डायनामिक स्ट्रिंग बनाते हैं, ठीक है। डायनामिक स्ट्रिंग से मुराद ये है कि यार मेरे पास एक यूज़र हो सकता है
और यूज़र कौन हो सकता है भाई, हसन हो सकता है। यूज़र नेम कर लेता हूँ वेरिएबल, हो सकता है ऊपर कॉन्फ्लिक्ट कर रहा हो जिसकी वजह से। मैंने क्या बोला, मेरे पास यूज़र नेम हसन होगा। मैं टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ करते हुए क्या कर सकता हूँ, एक बना सकता हूँ फुल नेम, और फुल नेम को बोलूँगा भाई साहब आप क्या करो, आप एक काम कर लीजिए, इसका जो है ना स्टार्टिंग नेम क्या था, मोहम्मद था। और आप जो है ना क्या कर लो भाई, टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ करते हुए डायनामिक स्ट्रिंग बना दो। मतलब इस बार क्या करेगा भाई, मोहम्मद के साथ मेरा यूज़र नेम को भी छोड़ देगा, और आउटपुट में आपको पता है यार क्या मिल जाएगा, मोहम्मद हसन होके मिल जाएगा। ठीक है, तो ये टेम्पलेट लिटरल्स होता है। रही बात, अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भाई, हमारे पास जो है ना आखिरी के ये 2-3 कॉन्सेप्ट्स रहते हैं जो हमें इंतहाई ज़रूरी हैं कवर करना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या है यार, किसी दूसरी फाइल के अंदर अगर आपके पास कोई फंक्शन बना हुआ है, ठीक है, index.js, और मान लीजिए यार एक abc का फंक्शन है जो क्या करता है, कुछ भी नहीं करता, सिंपल एक कंसोल लॉग कर रहा है यूज़र कुछ करके। तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, इसको एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, और बाय नेम भी कर सकता हूँ, और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट भी कर सकता हूँ। एक्सपोर्ट मैं नहीं कर पा रहा, और इसके लिए फिर मुझे बनानी पड़ेगी एक फ़ाइल, और वो फ़ाइल का नाम होता है package.json। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा npm init -y, ठीक है। और जैसे ही फ़ाइल बन जाएगी तो फिर मैं वहाँ पर टाइप मॉड्यूल बता के इसका यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है भाई, एक पैकेज जेसन की फ़ाइल बना ली है, और फिर मैं यहाँ पे बोल देता हूँ भाई दोस्त मैं टाइप मॉड्यूल यूज़ करना चाहता हूँ, और सजेशन आ जाए जल्दी से तो अच्छा हो जाएगा, अदरवाइज़ नहीं आ रहा तो मैं खुद ही कर लूँ। ठीक है भाई, टाइप मॉड्यूल, ठीक है भाई। तो टाइप मॉड्यूल का यूज़ करूँगा, और एक्सपोर्ट abc स्टिल एरर डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड। सर HTML की फाइल बना। HTML की फ़ाइल बना लेते हैं भाई फिर, कुछ ऐसा अदरवाइज़ हो जाना तो चाहिए था यार। चलो देख लेंगे, मतलब क्या है। मैं बोलता हूँ यार index.html, आप क्या कर लीजिए भाई, इसको टाइप मॉड्यूल बता दीजिए, और यहाँ पर लिख लो रिवीजन, और यहाँ पर आप क्या कर लो, मेन मेरी फ़ाइल क्या है भाई, स्क्रिप्ट src app.js, और टाइप मॉड्यूल बता दीजिए। अच्छा, ये जो टाइप मॉड्यूल हम कर रहे हैं ना, तो आप रिएक्ट के अंदर देखोगे एक फ़ाइल दूसरी फ़ाइल के अंदर इंपोर्ट हो रही है, दूसरी फ़ाइल तीसरी फ़ाइल के अंदर इंपोर्ट हो रही है। एक्सपोर्ट कॉन्स, अच्छा एक्सपोर्ट इस तरीके से नहीं लिखा जाता होगा ना दोस्त, इस तरीके से नहीं लिखा जाता होगा, एक्सपोर्ट इस तरीके से लिखा जाता है। अगर डिफ़ॉल्ट करना है ना तो आपने क्या करना पड़ता है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट बताना पड़ता है, और आप जो है ना उसको बोलते हो कि यार मेरा ये abc का फंक्शन है। सिंटैक्स में थोड़ी सी मिस्टेक थी, अदरवाइज तो हम काम सही कर रहे थे। समझ आया किस में मिस्टेक थी भाई, सिंटैक्स में मिस्टेक थी। ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ फटाफट से, और फिर मुझे आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, आउटपुट क्या मिलेगा, मतलब आउटपुट के लिए मुझे देखना तो पड़ेगा ना, और जब देखना है तो फिर मुझे अपनी ऐप जेएस के अंदर अपने उस वाले फंक्शन को इंपोर्ट करके चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला जो मॉड्यूल है हमारा, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर ले आता हूँ। ठीक है भाई, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर मुझे सिंपल क्या करना है यार, abc वाले फंक्शन को इंपोर्ट करके चला लेना है, और जब चलाऊँगा तो कंसोल लॉग मेरे पास चल के आ जाएगा। अनकॉट क्या इशू आया है, फाइल से सही इंपोर्ट नहीं किया उसने। हाँ, सही फाइल से इंपोर्ट नहीं किया, उसको बताओ भाई index.js डॉट स्लैश। ठीक है भाई, है यूज़र मुझे मिल गया, तो मैंने वहाँ से एक्सपोर्ट किया था, यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। रही बात अगर इसके अंदर अब भी कोई कन्फ्यूजन है, तो यार वो जावास्क्रिप्ट वाली प्लेलिस्ट के अंदर हमने इसको बहुत अच्छे से कवर करके रखा हुआ है, तो आप सभी ने उसको वहाँ से कवर कर लेना है। एक छोटी सी एग्जांपल और मैं करके दिखाना चाहता हूँ प्रोमिसेस की। ठीक है, प्रोमिसेस क्या थे यार, हमें जो है ना एक प्रॉमिस रिटर्न करता था, या तो कहता था कि यार अगर काम कर दूंगा तो फिर आपको मैं
अगर काम नहीं कर दूंगा तो आपको क्या दूंगा यार, पेंडिंग दूंगा, अदरवाइज अगर कर दिया तो फिर आपको क्या बोल दूंगा यार, फुलफिल, काम हो चुका। तो फैच के अंदर फैच हमसे एग्जैक्टली बना सकते हैं बैकएंड के अंदर। तो फैच क्या बोलता है बैकएंड में, जब हम नोड जेएस पढ़ लेंगे ना, तब हम एक्सप्रेस भी पढ़ेंगे, तब बनाएंगे। ठीक है, मैंने क्या बोलता है, मेरे पास एक फैच का मेथड है, फैच मुझसे मांगता है एपीआई का यूआरएल। क्या मांगता है भाई? एपीआई यूआरएल। एपीआई यूआरएल मैं इंटरनेट से उठा लेता हूँ अभी फ़िलहाल, फेक स्टोर से। सही है, फेक स्टोर की कोई एपीआई ढूंढ लेता हूँ, कोई ना कोई मिल जाएगी तो फिर मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, मैं गया भाई, ये मेरे पास एक एपीआई आ रही है, तो मैं बोलता हूँ कि यार फेक स्टोर एपीआई साहब, आप मुझे एपीआई प्रोवाइड कर रहे हो, और मैं यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर क्या कर दूंगा भाई, इस फैच की मदद से एक प्रॉमिस देख लूँगा कि यार मेरे पास प्रॉमिस क्या आ रहा है। ठीक है, तो अगर तुम देखो यार, मैंने पास लाइन नंबर 162 में मुझे क्या मिला, एक प्रॉमिस मिला जो क्या है भाई, पेंडिंग है। मतलब ये वाला काम मेरा अभी तक किया नहीं गया। ठीक है, तो इस काम को करने में क्या आ रहा था भाई, डिले आ रहा था। तो हम प्रोमिसेस को कैसे रिजॉल्व करते थे, देन की मदद से। देन क्या था भाई, एक हायर ऑर्डर मेथड था। क्या था भाई साहब? एक हायर ऑर्डर मेथड था। देन हमारे पास दो किए जाते थे। दो क्यों किए जाते थे अभी फटाफट बता दूंगा। कैच क्यों किया जाता था कि यार इसके अंदर कोई ना कोई एरर आ सकता है। बाकी कैच देन ये क्या आते हैं भाई, हमारे पास हायर ऑर्डर मेथड होते थे। तो जब हायर ऑर्डर मेथड हमारे पास आएगा तो वो क्या करता है, एक कॉल बैक लेके आता है। सिंपल, मैंने इन तीनों के अंदर क्या कर दिया भाई, एक कॉल बैक डाल दिया। क्लियर है? मैंने बोला भाई, जब भी ये फैच होगा तो ये क्या करेगा भाई, एक प्रॉमिस लाएगा। प्रॉमिस किसके अंदर रिजॉल्व होगा भाई साहब? देन के अंदर रिजॉल्व होगा। देन के अंदर जब रिजॉल्व होगा तो मैं क्या बोलूँगा भाई, रिस्पॉन्स आया। किसके आया भाई साहब? रिस्पॉन्स। जब रिस्पॉन्स आया तो मैं क्या करूँगा भाई, मुझे ज़रा सा रिस्पॉन्स दिखा दो। किस में दिखा दो भाई? कंसोल में। कंसोल में कौन सी नंबर लाइन में दिखा रहा है भाई? लाइन नंबर 164 में। जब लाइन नंबर 164 चलेगी तो फिर मुझे क्या मिलता है, गौर से देखना। लाइन नंबर 164 पे मुझे क्या मिला भाई साहब, एक रिस्पॉन्स मिला। रिस्पॉन्स किस में भाई? जेसन डेटा है। रिस्पॉन्स किस में पड़ा हुआ भाई? जेसन डेटा में। तो जेसन डेटा में मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ता था, कन्वर्ट करना पड़ता था, जेसन को पार्स करना पड़ता था। तो मैं क्या बोलता था भाई साहब, रिस्पॉन्स डॉट जेसन कर दो, और फिर इसको जेसन कर दिया। अब जब जेसन कर देगा तो फिर मुझे इसको रिटर्न करना पड़ता था। जब रिटर्न करता था तो ये वाला जो रिस्पॉन्स था मुझे यहाँ पर मिलता था। समझ आ रही है? तो ये वाला रिस्पॉन्स मुझे यहाँ पर मिलता था, और मैं इसको एज अ रिजल्ट भी ले सकता हूँ कि यार मेरे पास ये रिजल्ट क्या आया। अदरवाइज़ अगर मैं अभी सिंपल इसको रिजल्ट को देखना चाहूँगा तो मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैंने वहाँ से उसको रिटर्न नहीं किया। ठीक है भाई, मैंने कहा रिफ्रेश, पहले वाले के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा, वहाँ से मैंने कंसोल हटा दिया। दूसरे वाले में क्या आ रहा है भाई, अनडिफाइन आ रहा है। इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये जो दूसरा देन है वो कौन से रिजल्ट को एक्सपेक्ट करता है, पहले वाले देन के रिजल्ट को। मुझे यहाँ से क्या करना पड़ता था भाई, रिटर्न करना पड़ता था। किसको? रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट करके। जब ये रिटर्न होता था तो ये फिर अगली वाली लाइन के अंदर मुझे रिजल्ट मिल जाता था। जब मुझे रिजल्ट मिला तो मेरा डेटा इस बार एक्चुअल हालत में आ गया। कैसी एक्चुअल हालत में आ गया? जो मेरा प्योर ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये मुझे डेटा मिल गया। जब ये डेटा मुझे मिल गया तो इस बार रिजल्ट के साथ मैं कुछ भी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग, एरे डिस्ट्रक्चरिंग सब कुछ गेम कर सकता हूँ। समझ आ रही है? अदरवाइज अगर मेरे पास ये कोई यूआरएल गलत होता तो वो एरर किस में गिरता भाई? कैश में गिरता। मैं बोलता है मुझे एक एरर मिलेगा, आप क्या करेंगे भाई, कंसोल के अंदर मुझे एक एरर दिखा देंगे। ठीक है भाई साहब, तो ये मुझे यहाँ पर कैच के अंदर एरर मिलना शुरू हो जाएगा। सही है भाई, लाइन नंबर 171, लाइन नंबर 171 में मुझे क्या मिल गया भाई साहब, एरर मिल गया। ठीक है, तो ये क्या था भाई, हमारे पास प्रॉमिस था, और हम डॉट देन डॉट कैच की हेल्प से प्रॉमिस को रिजॉल्व करते थे। रही बात एसिंग का वेट की, एसिंग का वेट ने आके यार आपका काम बहुत आसान कर दिया। और वो कहता है कि यार आपको इतने दो दो डॉट देन और फिर कैच भी लगाना पड़ता है, मतलब प्रोमिसेस को रिजॉल्व करना पड़ता है। तो आप क्या करो यार, एसिंग का वेट का यूज़ कर लो। किसका यूज़ कर लो दोस्तों? एसिंग अवेट। मतलब यही काम करने का एक दूसरा तरीका है, किसकी हेल्प से करते हैं भाई, वो एसिंग अवेट की हेल्प से। सिंपल यार, आप क्या बोलते हो कि भाई मेरे पास एक फंक्शन होगा। ठीक है, एरो फंक्शन भी बना सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। आपने बोला कि यार मेरे पास एक फंक्शन होगा जिसमें क्या होता है भाई, एक एपीआई कॉल होती है। ओके, जब एपीआई कॉल होती है तो वो क्या काम करती है भाई, सिंपल है, अपना फंक्शन चलाती है। ठीक है, मैंने यहाँ पर फंक्शन चला दिया एपीआई कॉल का। मैं बोलता हूँ कि दोस्त मुझे कुछ ट्राई करना है क्या भाई, एपीआई कॉल करने के लिए। जब भी कोई एरर आएगा तो वो किस में दिखा दोगे दोस्त आप? कैच में दिखा दोगे। कैच में जब दिखाओगे तो आप मुझे एरर शो करा दोगे। मैंने बोला भाई मैं यहाँ पर एक एपीआई कॉल कर रहा था, किसकी मदद से? पैच की मदद से। मैं कहा भाई एक एपीआई को कॉल कर रहा हूँ, सिंपल।
अगर कोई एरर होगा तो इस बार कहाँ जाएगा भाई, लाइन नंबर 182 में। फंक्शन मेरा चल रहा है इस बार फटाफट बिंदास, ठीक है। 182 पर देखो क्या मिला भाई, 180 पर मुझे एरर मिल गया, ठीक है। 180 पर ही एरर मिल गया, मतलब इस लाइन में ही मुझे एरर मिल गया, ठीक है। मतलब मैंने उसको रिजॉल्व नहीं कराया, जिस वजह से एरर मुझे बना के नहीं दे रहा, ठीक है। अच्छा, मुझे यहाँ पर क्या मिल गया भाई, एरर मिल गया। मैंने कहा यार प्रोडक्ट, इस बार सही यूआरएल दूंगा तो फिर मुझे क्या मिलेगा यार, एक प्रोडक्ट, सॉरी, यूआरएल हो सकता है गलत दिया रहा हूँ, इस वजह से मुझे एरर मिल रहा, ठीक है। तो अब इस बार देखो, अब कोई एरर नहीं आ रहा क्योंकि मेरा यूआरएल इस बार गुड होगा, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि यार दोस्त, आप क्या करो, आप जब भी फैच करोगे तो आप क्या बोलोगे यार, आपके पास एक एपीआई का रिस्पॉन्स आया, क्या आया भाई, एपीआई रिस्पॉन्स। अब तुमने ऊपर देखा था कि यार जब भी तुम प्रॉमिस को रिजॉल्व करा रहे थे तो उसके अंदर क्या आता था, वेट आता था, मतलब पेंडिंग स्टेट आती थी। तो तुम इस पेंडिंग स्टेट को क्या बोलो कि यार दोस्त, आप क्या करोगे यहाँ पर, उसका वेट करोगे, क्या करोगे, इसका इंतज़ार करोगे कि भाई ये जो काम है ना इसको करके फटाफट दो, इस वाले काम को फटाफट करके दो, और मैं तुम्हारे सर पे खड़ा हूँ। जैसे अगर आप रोटी लेने जाते हो तो रोटी वाले के सर पे खड़े हो जाते हो कि भाई बना के फटाफट दे। जैसे वो बना के देता है तो आप उससे रोटी लेके अपने घर पहुंच जाते हो। समझ आ रही है? तो इसी तरीके से आपका क्या सीन है भाई, यहाँ पर अवेट का कीवर्ड इसलिए लगाया जा रहा है कि यार आप जो है ना अपने काम का रिजल्ट फटाफट एक्सपेक्ट करो, जितनी जल्दी वो कर सके, ठीक है। अब अवेट का कीवर्ड किसके साथ चलता है भाई, एसिंग के साथ चलता है। किसके साथ चलता है भाई साहब, एसिंग के साथ, ठीक है। तो ये हम बता रहे हैं कि यार हमारे पास ये एसिंग कोड है, और वो क्या करता है, अपना काम करने का इंतज़ार करता है, जैसे ही हो जाता है तो फिर वो किसके अंदर डेटा को स्टोर कर देता है भाई, एपीआई रिस्पॉन्स के अंदर, ठीक है भाई। मैंने बोला कि यार कंसोल लॉग लगा के मुझे ज़रा एपीआई रिस्पॉन्स भी दिखा दो। जैसे ही उसने एपीआई रिस्पॉन्स दिखाया तो लाइन नंबर 181 के अंदर मुझे क्या मिल जाएगा, इस बार वही जेसन डेटा मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो इस बार मुझे क्या मिल गया दोस्तों, जेसन डेटा मिल गया। आगे जाके आप एक पैकेज यूज़ करोगे रिएक्ट के अंदर इंशाल्लाह, एक्सियोस का, जो आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देता है कि यार आपको जेसन पार्स करना पड़ता है बार बार डेटा। मैं बोलूँगा यार यहाँ पर क्या करो, एपीआई का रिजल्ट निकाल लो। और वो कैसे निकालोगे, आप अवेट करोगे, और अवेट क्या करोगे, एपीआई रिस्पॉन्स को जेसन पार्स कर दोगे, एपीआई रिस्पॉन्स को जेसन पार्स कर दोगे, और एपीआई रिजल्ट के अंदर मुझे शो करा दोगे इस बार क्या भाई, डेटा। अब जब जेसन पार्स हो जाएगा डेटा, और यहाँ पर ये भी एक प्रॉमिस था क्योंकि हमने यहाँ पर भी क्या लिया हुआ था भाई, एक दैन लिया हुआ था। दैन क्या करता है, प्रॉमिस को रिजॉल्व करता है। तो मैंने क्या बोला भाई, एपीआई रिस्पॉन्स को जेसन पास करो, उसका इंतज़ार करो, और जैसे ही हो जाए तो किस में डाल दो भाई, एपीआई रिजल्ट में। जैसे ही डाल दिया तो फिर तुम क्या करो, एपीआई रिजल्ट को कंसोल करके दिखा दो। जैसे उसने मुझे एपीआई रिजल्ट दिखाया लाइन नंबर 182 के अंदर, तो मुझे क्या मिल गया भाई, एक पूरा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिल गया। समझ आ रही है? तो इस तरीके से तुम अपना काम कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो अभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। भाई साहब, किसी को ऐसा बंदा नहीं समझ आ रहा, सभी को क्लियर है? गुड हो गया। तो भाई इन सारे जो टॉपिक्स हैं इनकी सबकी आपने प्रैक्टिस करनी है अभी बैठ के, और एक दफ़ा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर लो। सही है सभी? कोई प्रॉब्लम आए आप इम्प्लीमेंट करो यार, सही है। मैंने तुम लोगों को स्क्रीनशॉट वगैरह भेज दिया है, ठीक है। और मैं इस वीडियो को यहाँ पर रोक रहा हूँ, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा